हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उस लड़के ने उसे एक हाथ से ही पकड़कर बड़ी ही आसानी से खींचकर वापस ऊपर कर लिया और फिर उसे किनारे से थोड़ा साइड में लेकर आया। वो सारी लड़कियां हैरानी से उस लड़के को ही देख रही थी, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सुंदर नौजवान युवक लग रहा था। लेकिन उस लड़के ने उन सारी लड़कियों में से किसी की भी तरफ एक नजर नहीं देखा और उस लड़की को बचाकर वहां लाने के बाद वो वहां पर रुका भी नहीं और तुरंत ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो सारी लड़कियां टकटकी लगाकर उस तरफ ही देखती रहीं जिस तरफ वो लड़का एकदम से ही चला गया था। कौन था ये सुंदर नवयुवक? पता नहीं, लेकिन हमारे गांव का तो नहीं लगता। हाँ, आज पहली बार ही देखा है हम लोगों ने इसे। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया और कहाँ चला गया। मैं तो बस इसे एक फरिश्ता ही समझूंगी जो मेरी जान बचाने के लिए आया। अगर वो नहीं आया होता तो शायद मैं अभी जिंदा भी नहीं होती। उन सारी लड़कियों ने आपस में बात करते हुए कहा और फिर वो सब अपनी अपनी मटकी में पानी भर के वहां से अपने गांव की तरफ ही चली गईं। शाबाश! उसी घने जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक आश्रम, और वहां पर लगभग हम उम्र नजर आ रहे दो लोग उस आश्रम के सामने के उस बड़े से खाली मैदान के किनारे पर टहल रहे हैं और आपस में कुछ बात कर रहे हैं। उन दोनों की ही उम्र 70 बरस से ज्यादा की लग रही है, लेकिन उनमें से एक का पहनावा एकदम साधारण गांव का है। उन्होंने धोती और कुर्ता पहन रखा है और उनके चेहरे पर सफेद हो चुकी मूछें और सफेद बाल हैं। वो कोई और नहीं, वही ठाकुर नरेंद्र प्रताप है, जिनके घर में आज से 17 साल पहले उस शैतानी बच्चे का जन्म हुआ था और उसी दिन उनका पूरा घर परिवार एक झटके में खत्म हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना घर भी जलते हुए देखा। वहीं उनके साथ चल रहा दूसरे आदमी ने नारंगी रंग के वस्त्र की सिर्फ धोती पहन रखी है और उसी रंग का कपड़ा अपने गले में डाल रखा है, और उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला है और उसके बीच एक काले धागे में बना हुआ एक ताबीज जैसा है। उनके लंबे बाल हैं, सिर पर ऋषियों वाला जूड़ा और लंबी लंबी दाढ़ी मूछें हैं, और वो सारी दाढ़ी मूछें और बाल एकदम सफेद हो चुके हैं, लेकिन उनके मुख पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा है। वो अपने साथ चल रहे उसे बूढ़े आदमी की तरह बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे हैं। उनके मुख पर एकदम शांत भाव है। वहीं नरेंद्र ठाकुर, उसे शातित बच्चे का दादाजी, एकदम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा है। मणिकनाथ, कुछ तो करो, वो अब हमारे पास वाले गांव रत्नागिरी में पहुंच गया है। यहाँ वापस आने में उसे समय नहीं लगेगा और मैं चाहता हूं उससे पहले ही तुम उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। नरेंद्र ठाकुर ने बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहा। पिछले 17 सालों में हर हफ्ते ही तुम आकर मुझे इस तरह से चेतावनी देते हो और मैं तुम्हारी पूरी बात सुनता भी हूं, लेकिन अब तक उस शैतान ने हमारे गांव में कदम रखने की हिम्मत नहीं की है, और दूसरे गांव भी मैं अपने योद्धा भेजता रहता हूं और कई बार वो उनसे मात भी खा चुका है, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर शंका करते रहते हो और अशांत रहते हो। उसे साधु जैसे दिखने वाले महात्मा मणिकनाथ ने अपने साथ चल रहे नरेंद्र ठाकुर की तरफ देखकर कहा। नरेंद्र ठाकुर ने फिर से इस तरह से परेशान होते हुए कहा, तुम नहीं जानते उस शैतान का धरती पर जन्म लेने का मकसद। वो अपना काला साम्राज्य बसाना चाहता है और बसा भी रहा है। इसीलिए वो गांव पर हमला करता है और उसमें जो भी बचता है उन सबको अपनी काली शक्तियों का गुलाम बना लेता है। इस तरह उन लोगों की संख्या बढ़ रही है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो। महात्मा मणिकनाथ ने नरेंद्र ठाकुर की तरफ देखकर एकदम गंभीर होते हुए कहा, तो क्या होगा? और तुम तो उसे मारने की तरकीब भी नहीं सोचने देते और इस तरह से परेशान भी होते हो। आखिर क्यों बचा रहे हो तुम उस शैतान को नरेंद्र? उसका मोह छोड़ क्यों नहीं देते? तभी हम उसे पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। नरेंद्र ठाकुर ने अपनी आंख बंद करके एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्योंकि नहीं छोड़ सकता मैं। चाहे जैसा भी हो, वो मेरा पोता है और तुम पूरी बात जानते हो, फिर भी ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? और वैसे भी हमें उसे नहीं, उस पर लगे उस श्राप को खत्म करना है, नहीं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम शैतान के इंसानी रूप को खत्म करते हैं तो वो फिर से जन्म लेगा, और इस बार मैं वो गलती दोहराने नहीं चाहता जो हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। नरेंद्र ठाकुर की ये बात सुनकर वो महात्मा भी किसी सच में पड़ते हुए एकदम से चुप हो गए और अब उनके चेहरे पर थोड़े से मायूसी के भाव नजर आने लगे, और थोड़ी दूर आगे चलकर वो दोनों ही एक ऊंचे से पत्थर पर बैठ गए, जो कि उन दोनों के बैठने के लिए पर्याप्त बड़ा था। असल में नरेंद्र ठाकुर और महात्मा मणिकनाथ दोनों ही अपनी युवावस्था से बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं।
उन दोनों ने सारी शिक्षा दीक्षा साथ में प्राप्त की और एक साथ मिलकर ही वो सारे काम करते थे। और महात्मा मणिकनाथ का अब अपना ये आश्रम है, जहां पर वो काली शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक काबिल और बहादुर लड़के लड़कियों का एक समूह तैयार कर रहे हैं, जो खुद ही इन शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। पिछले 17 सालों से नरेंद्र ठाकुर भी लगातार वहां आता जाता रहता है और महात्मा मणिकनाथ को पहले ही उनके घर पर उस शैतान के जन्म के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उनके पास बहुत सी दिव्य शक्तियां हैं जो उन्होंने कठिन तपस्या करके हासिल की है और कुछ उन्हें उनके गुरु से भी आशीर्वाद में मिली है। उनके गुरु का भी यही मकसद था, दुनिया से शैतान और काली शक्तियों का नाम और निशान मिटाना, और उन्होंने अपने दोनों प्रिय शिष्य को अपनी सारी तंत्र मंत्र और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने की विधि सिखाई थी और अब वो अच्छी तरह से उसका उपयोग करना जानते हैं। लेकिन जिसको भी एक बार हराकर वो लोग बंदी बना चुके हो और फिर अगर वो काली शक्ति या शैतान आज़ाद हो जाए तो उस पर दोबारा से उनकी शक्तियां असर नहीं करती। ये भी उनके गुरु का ही श्राप है उन दोनों पर, जो कि उनकी ही नासमझी की वजह से उन दोनों को मिला, और इसीलिए अब वो अपनी शक्तियों को खुद तक सीमित नहीं रखना चाहते। और पिछले 50 सालों में उन्होंने इस तरह के कई सारे देवी शक्ति वाले लोगों के गुट तैयार किए हैं, जो कि बुराई, शैतान और काली शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहानी जारी है। कौन से श्राप और किन गलतियों की बात कर रहे हैं महात्मा और ठाकुर नरेंद्र प्रताप सिंह, और क्या वो दोनों मिलकर उस शैतान को रोक पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 10. महात्मा का आश्रम। प्रणाम गुरुजी। वहां पर आते हुए एक लगभग 20-22 साल के लड़के ने झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम काका। महात्मा मणिकनाथ और नरेंद्र ठाकुर दोनों बैठे हुए एक दूसरे से बात कर ही रहे हैं, तभी उन्हें 5-6 लोगों का दल वहां पर आया। ये सारे वही लोग हैं जो कि जंगल में एक साथ जा रहे थे। जब उनमें से एक ने उसे लड़की को बचाया और वो सब आगे आते हुए उनके उन दोनों के पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। जीते रहो मेरे बच्चों और हमेशा ही काली शक्तियों को हराते रहो, महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा और फिर अपने दोस्त की तरफ मुड़कर देखते हुए बोला, ये मेरे आश्रम के अब तक के सबसे काबिल रक्षक हैं और इनका दल सबसे मजबूत है। इन्हें कोई भी काली शक्ति हरा नहीं सकती। इन्हें मैंने वो सब प्रशिक्षण दिया है जितना भी मुझे आता था, और ये भी सब कुछ सीखने में माहिर हैं, और यही बनेंगे हमारा सबसे बड़ा हथियार उन काली शक्तियों के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, वो शैतान कभी भी बच नहीं पाएगा, बस एक बार हमारे सामने आ जाए। छोटे मोटे भूत प्रेत पिशाचों और आत्माओं से लड़कर अब हम भी ऊब चुके हैं, है ना सक्षम? उन सब के बीच खड़े इस सजीले नौजवान ने कहा, जिसने अभी कुछ देर पहले उस लड़की की जान बचाई थी जो कि झरने से गिरने वाली थी। हाँ, तुझे तो सारी चीजों में बड़ा मजा आता है, और ये जो हमारे लिए इतना मुश्किल काम है तो उनसे ऊब चुका है। देखिए गुरुजी, ये वीरेश हमेशा इसी तरह से अपनी बढ़ाई करता है। उसके साथ खड़े उसे दूसरे लड़के ने महात्मा की तरफ देखकर उसे लड़की की शिकायत करते हुए कहा, तो वहां पर खड़े बाकी सारे लोग हंसने मुस्कुराने लगे। बहुत ही बड़ी चुनौती बहुत ही जल्द तुम सभी के सामने आने वाली है, और जब उसे काली शक्ति से तुम्हारा सामना होगा ना, तभी तुम सबकी काबिलियत को भी परखा जाएगा। तब पता चल जाएगा कौन किस काबिल है। महात्मा ने बहुत ही शांति से ये बात बोली, और उनकी ये बात सुनकर बाकी सारे लोगों ने एक दूसरे का मुंह देखा और आगे कुछ नहीं बोले, सिर्फ अपने गुरुजी को प्रणाम करके वो लोग वहां से चले गए। दूसरी तरफ इसी जंगल को पार करके किनारे जो नदी है, उसके दूसरी तरफ बना वो बड़ा सा खूबसूरत और भव्य राजमहल, जहां पर राजा महेंद्र प्रताप अपने राज परिवार और राज कर्मचारियों के साथ रहता है। राजा महेंद्र प्रताप का उसे पूरे राज्य नीलांचलपुरी में बहुत ही बड़ा नाम है, और वो उस गांव के साथ साथ आसपास के भी सभी गांवों और रियासतों का राजा है, क्योंकि उसने वो सारे गांव युद्ध करके जीत लिए हैं और वहां के राजाओं को अपना अधीन बना लिया है। वो राजा महेंद्र प्रताप बहुत ही प्रतापी राजा है, लेकिन अभी उसकी उम्र हो गई है तो वो शांत रहता है, लेकिन कुछ तो है ऐसा जिसे लेकर उसका मन बहुत अशांत रहता है। उसी राजमहल का बगीचा, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वहां पर रंग बिरंगे हर तरह के फूल लगे हुए हैं और काफी सारे पेड़ भी हैं। क्योंकि अभी बसंत का मौसम चल रहा है तो सारे ही पेड़ पौधे एकदम हरियाली भी खेल रहे हैं,
और दोपहर का वक्त है तो बगीचे में फूल पौधों के साथ साथ तितलियां, चिड़िया, पक्षी उड़ रहे हैं और खरगोश, गिलहरी भी वहां आसपास उछलते कूदते टहलते भागते नजर आ रहे हैं। तभी एक पीले रंग की तितली का पीछा करते हुए हल्के आसमानी रंग के एकदम राजसी कपड़ों में दौड़ती हुई एक लगभग 16-17 साल की लड़की उसके पीछे ही जा रही है। उसके काले घने लंबे बाल जो कि कुछ ज्यादा ही लंबे हैं और उसके घुटनों तक आ रहे हैं। इसके अलावा उस लड़की ने अपने कंधों पर सोने के बाजूबंद पहने हुए हैं, हाथ में सोने का जालीदार बहुत ही खूबसूरत कड़ा है और कानों में झुमके, सिर पर माथा पट्टी और पैरों में खूबसूरत सी पायल है। जब वो दौड़ते हुए बगीचे में वहां आगे की तरफ भाग रही है तो उसकी पायल की छनक एकदम साफ सुनाई दे रही है और उसके गले में भी एक सोने का हार है जिसके बीच में एक हरा पत्थर लगा हुआ है जो कि उसके सोने के जेवरों से नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी उसके गले में है। उस तितली का पीछा करते हुए वो खूबसूरत लड़की जिसकी आंखें कत्थई से रंग की हैं और बड़ी बड़ी सी आंखों में उस तितली का अक्स साफ नजर आ रहा है क्योंकि उस तितली पर ही उसकी नजर जमी हुई है जो कि उसके चेहरे के सामने उसके आगे आगे उड़ रही है। राजकुमारी, रुकिए, रुक जाइए, आपको उस तरफ जाने के लिए मना है, आप वहां पर नहीं जा सकती, बगीचे के बाहर। पीछे से एक सेविका के तेज चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आवाज राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाई और राजकुमारी अब तक बगीचे के एकदम किनारे पर पहुंच चुकी है और बस उसका अगला कदम और वो बगीचे से बाहर निकल जाती। लेकिन उससे पहले ही सामने से नजर आ रही वो तितली एकदम काली पड़ जाती है और बेजान होकर वहां जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर राजकुमारी सदमे से एकदम ही अपनी जगह पर जम जाती है और पहले तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर उसने नजर घुमाकर अपने चारों तरफ देखा तो वहां आसपास के पत्ते, पेड़ पौधे वो सब भी एकदम काले पड़े हुए और मुरझाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उस जगह पर या उन सारे पेड़ पौधों में आग लगा दी हो, जिसकी वजह से वो आग की गर्मी में झुलस गए। और वो देखते हुए राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने चारों तरफ देखते हुए किसी को जैसे ढूंढने लगे और फिर तेज आवाज में चिल्लाई, कोई है यहाँ पर, सामने आओ, मुझे हमेशा से ही पता चल जाता है कोई तो है यहाँ पर, लेकिन तुम सामने क्यों नहीं आते, और ये क्या हाल किया है तुमने मेरे बगीचे का, और उस तितली को भी बेवजह ही मार दिया। राजकुमारी ने मुंह बनाकर शिकायत करते हुए कहा, लेकिन उसे बदले में कोई भी जवाब नहीं मिला। कहानी जारी रहेगी। क्या लगता है आप लोगों को वहां महल के अंदर भी किस बात का डर है और वो किसे आवाज लगा रही है, वो और क्या कोई जवाब मिलेगा उसे? पता चलेगा अगले एपिसोड में।